नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पहले देखते हैं आज का एजेंडा। शिवसेना बीजेपी की 25 साल पुरानी दोस्ती टूटी। बीजेपी ने समझौते के फॉर्मूले के फेल होने के लिए शिवसेना को ठहराया जिम्मेदार। बड़ा सवाल, क्यों पड़ी दोनों की दोस्ती में दरार? तो महाराष्ट्र की राजनीति एक नया करवट लेती हुई नजर आ रही है। ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से गठबंधन बीजेपी का और शिवसेना का 25 साल की दोस्ती वो टूटकर बिखर गई। आरोप शिवसेना पर लगाया गया बीजेपी की तरफ से कि सीएम पद को लेकर शिवसेना का रुख जो है बदलने वाला नहीं रहा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो छोटी पार्टियां थी उसके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा था। कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि शिवसेना की तरफ से आज जब दिन में बैठकें हो रही थी उस वक्त भी जो है शिवसेना की तरफ से कहा गया था कि जल्दबाजी बीजेपी कर रही है, गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो करारा जवाब दिया जाएगा। इस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन शाम होते होते बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया और साफ शब्दों में कह दिया गया कि इस तरह की स्थिति बीजेपी को गवारा नहीं है। और 25 साल का जो एक गठबंधन था दो अहम पार्टियों के बीच में, वो फिलहाल जो है ऐलान कर दिया गया बीजेपी की तरफ से कि अब शिवसेना और बीजेपी एक साथ नहीं चल सकते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ राजनीति इस वक्त जो है महाराष्ट्र में बन रही है, क्या कुछ समीकरण बदल रहे हैं, वहां पर छोटी पार्टियों का क्या कुछ रोल रहेगा और पोस्ट पोल अलायंस भी उसकी कितनी गुंजाइश होगी और किस तरह की स्थिति यहां पर बनेगी। कई अहम पहलू हैं यहां पर समझने के, क्योंकि एक तरफ जहां गठबंधन शिवसेना बीजेपी का टूट रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सब कुछ एनसीपी और कांग्रेस में भी ठीक नहीं है। यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी हैं, बीजेपी की नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ अजीत वर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हम कुछ एक्सपर्ट्स की भी राय लेने की कोशिश करेंगे टेलीफोन के जरिए से, कुछ नेताओं की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है तस्वीर बदल रही है, किस तरह से, चूंकि ठीक एंड चुनाव से पहले ये पूरा घटनाक्रम एक तरह से तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ राजनीति बदलेगी, तमाम पहलू यहां पर हैं। सबसे पहले अजीत जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर 25 साल का एक पुराना गठबंधन था, तमाम दावे किए जा रहे थे कि जो है गठबंधन बना रहेगा, लेकिन ठीक चुनाव से 20 दिन पहले इस तरह की स्थिति पैदा होती है और गठबंधन टूट जाता है। कैसे देखें इसे? देखिए, साफ तौर पर बीजेपी और शिवसेना में पिछले 20 दिनों से जो कुछ चल रहा था, रस्साकशी चल रही थी, वो सब कुछ सही नहीं था। कहा यह जा रहा था कि मराठा प्राइड जो है वो गुजराती लीडरशिप को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात की जो सीटों की संख्या के बारे में, कितने सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और कितने सीटों पर शिवसेना, इसके बीच जो फार्मूले जो तय किए जा रहे थे उसमें डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट थे। जो बीजेपी की तरफ से जो लीडर्स बात कर रहे थे, इसमें अलग अलग लीडर अपनी अलग अलग राय रख रहे थे, कोई भी एक जो फोकस व्यू नहीं रख रहा था। दूसरी बात कि शिवसेना की तरफ से एक ही उद्धव ठाकरे साहब का मुख्यमंत्री पद के लिए पहले से किया गया ऐलान और उनकी जो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप का जो ये था वो बहुत भारी पड़ा। और इसके अलावा एक और बात थी कि शिवसेना का ये लगातार आरोप था कि बीजेपी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। शायद ये मिसट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग लगातार सतह पर हावी था और लग ही रहा था कि ये गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा, कम से कम इस चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके मायने और भी हैं, दूसरे भी हैं, क्योंकि ये 4 कॉर्नर्ड कंटेस्ट ऑन द कार्ड दिख रहा है। कई सारे ऐसे लीडर्स हैं अभी भी जो शिवसेना और बीजेपी की तरफ से भले ही अलग अलग लड़े, लेकिन उनका कोर कंस्टिट्यूएंसी एक है। इसलिए कहीं ना कहीं बाद में पोस्ट पोल अलायंस की संभावना अभी भी बाकी है। बिल्कुल, पोस्ट पोल अलायंस की संभावना यहां पर बाकी है। साथ ही साथ अजीत जी का मानना यह भी है कि जो है जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, कहीं ना कहीं यह समझा जा सकता है कि
चार कोड़िए यानी बहुकोड़िए एक तरह से मुकाबला बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है अलायंस टूटने के बाद। लेकिन हमारे साथ बीजेपी की जो नेता हैं डॉक्टर दीपिका, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर पहले ये कहा जा रहा था कि अलायंस नहीं टूटेगा, अब सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि शिवसेना इसके लिए जिम्मेदार है, आखिर नुकसान किसका है? देखिए अंजर साहब, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पिछले लगातार 10-15 दिन से, जैसे अजीत साहब ने हमें बताया, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपने भी देखा, आपकी कंटिन्यूस 24/7 कवरेज रही कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस महायुति को बचाए रखने के लिए। जिस प्रकार से मीटिंग्स का जो दौर चला, जिस प्रकार से कम्युनिकेशन लाइंस ओपन थी, यहाँ तक कि जब शिवसेना ने एक 26-27 साल के अपने युवराज कह लीजिए उनको, उद्धव के जो बेटे हैं उनको भी भेज दिया बात करने के लिए हमारे इतने वरिष्ठ नेता ओम माथुर जी से, तब भी उस समय हमने उनसे बात की। ऑल्दो हमको इस बात का भी बहुत खेद है, कहीं ना कहीं पे शिवसेना का जो एटीट्यूड था, भाजपा उससे इल्तिजा करती रही कि देखिए आप 151 सीट्स आप अपने पास रख रहे हैं, और जो आज जिस बात पे ब्रेकअप हुआ, जैसे आपने न्यूज़ प्रोग्राम में बताया कि इन्होंने जो हमारी जो सहयोगी 3 पार्टियां थी उनके लिए केवल इन्होंने 5 सीटें छोड़ी, तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत गलत हुआ। और भाजपा अपनी छोटी पार्टियों को छोड़ के आप हमें 130 दे रहे हैं, आप अपना 151 का रख रहे हैं, हमको आप ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, किस मूल्यों पे, किस बेसिस पे? उनकी सीटें काट के, तो ये अन्याय है। शिवसेना की तरफ से ये क्लियर किया जा रहा था कि अगर जो है केंद्र में हमने आपका समर्थन किया है और दिल्ली आपको दी है तो महाराष्ट्र देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ये साफ तौर पर शिवसेना का कहना था। उन्होंने पहले से अपना एजेंडा क्लियर कर दिया था, सीएम का कैंडिडेट एक तरह से सामने ला करके रख दिया था। बीजेपी में इस तरह की तस्वीर साफ नहीं थी। नहीं, देखिए अंजर साहब, सबसे पहले तो शिवसेना को स्वयं ये बात रियलाइज करनी चाहिए थी कि भाजपा जो है इतनी हैवी मेजॉरिटी के साथ केंद्र में आई है, 282 की कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ। भारतीय जनता पार्टी इस समय देश को अच्छी गवर्नेंस दे रही है, अच्छा डेवलपमेंट का एजेंडा है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट मल्टीलैटरल फील्ड्स में, जिस प्रकार से हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी है हमारे नेताओं की, ग्राउंड में जिस प्रकार से हमारे जो नेटवर्क हैं और हमारे जो कार्यकर्ताओं के पूरा वो है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, तो शिवसेना कहीं ना कहीं पे ये शिवसेना को ये विस्मरण हो गया इस बात का कि राजनीति में परिस्थिति, एक कहावत है कि अ वीक इज अ टू लॉन्ग अ टाइम इन पॉलिटिक्स, और 24 घंटे तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। मैं तो कहती हूँ राजनीति में हर घंटे हर मिनट परिस्थिति बदलती है। राजनीति एक रेंगती सैंड की तरह होती है जहां पे आपको परिस्थिति का हर समय आकलन करना चाहिए। शिवसेना नेता जानते होंगे, ये तमाम चीजें उनके सामने है। देखिए हमने आप देख रहे हैं 24/7 मीडिया कवरेज है, जिस प्रकार से मीटिंग्स का दौर चला, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हर कोशिश आजमा ली कि आप इस पे मान जाइए, इस पे मान जाइए, इस पे मान जाइए, परंतु शिवसेना का एक अड़ियल जो रवैया था, बहुत सारे फैक्टर्स थे अंजर साहब, केवल 151 सीट्स नहीं थी। उद्धव ठाकरे जी की अनाउंसमेंट तकरीबन 1-1.5 महीना पहले के वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अरे अभी पार्टियां चुनाव में नहीं गई, आप एक स्पेकुलेशन के बेसिस पे आप अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं पे उद्धव ठाकरे ये बताएं कि आखिर शिवसेना, ठीक है शिवसेना ने एक फेस दिया, यहाँ पर माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे एक फेस है महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी का कोई फेस उस तरह से नजर नहीं आ रहा। अंजर साहब, मैं बिल्कुल मैं आपसे इस बात पे भिन्नता रखती हूँ। सबसे पहले तो हमारी एक युवा लीडरशिप कि एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है। देवेंद्र फडणवीस हैं, विनोद टावडा हैं, एकनाथ खड़से हैं, उसके बाद मुंडे साहब की बेटी हैं, तो महाजन साहब की बेटी हैं, उसके बाद नितिन गडकरी हैं। मतलब एक से बढ़कर एक है। मैं कितने नेताओं के नाम ले सकती हूँ यहाँ पे जो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, ओम माथुर जी हैं, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में नेताओं की एबल लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। इस देश में 65
50% पॉपुलेशन जो है वो बिलो 35 इयर्स है। महाराष्ट्र के पास युवा लीडरशिप है। नहीं अंजर साहब, एक तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, जो कहीं ना कहीं भाजपा को जिस बात पे ठेस लगी, वो निरंतर उद्धव ठाकरे जी का जो रवैया था, जो सामना में जो वो लिखते आए और जिस प्रकार से उन्होंने ये बातचीत का दौर किया, कहीं ना कहीं उनको भी आत्म मंथन करना है कि अपने अलायंस के साथ ये इस तरीके से बात नहीं की जाती। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से शिवसेना को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, आखिर दरार की वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक अजीब सी स्थिति है। अभी आपके इस प्रोग्राम से शुरू होने से पहले एनसीपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उस वक्त तक ये आ रहा था कि संकेत दे दिए हैं कि वो अलग हो रहे हैं। इस देश में धर्मनिरपेक्षता बनाम फिरका परस्ती के नाम पे कुछ कुछ दल बने हैं और सत्ता में आने के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरे दुनिया में पिछले 65 साल से सेकुलरिज्म का जो झंडा चलाया और सत्ता में आने के बाद वो सेकुलरिज्म कुछ और हो जाता है। ये दो पार्टियां, चाहे ये बात अलग हो कि एनसीपी जो बनी थी कांग्रेस पार्टी से निकल के, वो सोनिया गांधी के विदेशी मूल पे बनी। नहीं, लेकिन यहाँ पर यहाँ हम बात बीजेपी अभी शिवसेना की कर रहे हैं, आखिर यहाँ दरार कहां से आई? अरे भाई, मैं वहीं आ रहा हूं, मेरी बात, मैं वही बात कह रहा हूं कि बार बार सत्ता में बने रहने के लिए कहा गया कि हमें साहब धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ रहना है, क्योंकि महाराष्ट्र में फिरका परस्त ताकतें आ जाएंगी। और आज फिरका परस्त ताकतें आ जाएं या ना आ जाएं, लेकिन गठबंधन टूट के कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो कोई बहुत बड़ी आइडियोलॉजी पे नहीं है, उसमें हिंदुत्व की एक आइडियोलॉजी है। और भारतीय जनता पार्टी के 3 मुद्दे, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पे शिवसेना ने आंख बंद करके समर्थन दिया। आज की राजनीति में जो दोनों के बीच में गठबंधन टूटा है, उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है और 282 सीटें वो जीती है, उसके बाद से उसे लगता है कि अब उसको राज्यों में किसी की जरूरत नहीं है। उनके इसी कारण चलते हुए जो महाराष्ट्र में तनातनी थी, महाराष्ट्र की बिगर प्लेयर है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ा भाई है, लेकिन महाराष्ट्र में जाकर के बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना होती है। अब शिवसेना के साथ में सीट एडजस्टमेंट पे अगर कोई सरकार ये गठबंधन टूट रहा है, तो ये सिर्फ गठबंधन तक का मामला नहीं है, इसके पीछे की कई राजनीति है। जो शिवसेना का हिंदुत्व है वो सीधा है, डायरेक्ट है, बगैर लाग लपेट कर है। और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो अब सत्ता में है, उसको कभी कभी लगता है कि हम कैसे इस बात का जवाब दें। जिस मामले पे आपको याद होगा कि जब यहां नवाज शरीफ आए थे और शपथ ग्रहण समारोह का मामला था, उद्धव ठाकरे ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। आप इस बात को समझें कि उद्धव ठाकरे के सामने उस हिंदुत्व की राजनीति, मराठा की राजनीति, जो नॉर्थ इंडियन के खिलाफ की राजनीति, इन 3-4 चीजों से शिवसेना जानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी तो जब 1999 में आई थी सत्ता में, उस वक्त ही उसने अपनी हिंदुत्व की राजनीति को यह कहते हुए अलग कर दिया था कि हमको भारतीय जनता पार्टी को ओवरऑल सेकुलर होना है, सिर्फ हिंदुत्व का उसमें फ्रिंज होना चाहिए, हल्का सा छौंक होना चाहिए। उस सत्ता के लिए आज भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक ऐसी पार्टी से, जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी सबका साथ की बात कर रहे हो, सारी चीजों को एक साथ लेके चल रहे हो, तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उससे शायद वो अलग हुए हैं। तो शिवसेना के सामने 2 फायदे थे। एक तो ये था कि उनके जो चीफ हैं बाल ठाकरे, उनका जाना, उससे उपजी हुई सिंपैथी, और पहली बार उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार का कोई आदमी चुनाव लड़के मुख्यमंत्री का दावेदार हो। ऐसे में उनका मजबूत वोट बैंक, लोगों की सिंपैथी, और भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद महाजन का ना होना, गोपीनाथ मुंडे का ना होना, इन तब खाली जगह के चलते उनको लगता था कि अगर वो अलग चुनाव लड़ेंगे तो उनकी गिनती ज्यादा होगी और वो एक्सक्लूसिव अपनी सरकार बना पाएंगे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी, लिहाजा कल भी गठबंधन बहुत नजदीक तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने उन छोटे छोटे 4 दलों को, चाहे वो राष्ट्रीय पक्ष पार्टी हो, आरपीआई हो, शिव संगम हो, इनको आगे करके कहा कि साहब ये नाराज है, हम नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में अपने गठबंधन ही तोड़ रही है, बल्कि अपने ट्रस्टेड और हर बुरे वक्त में साथ रहने वाले पार्टी के लोगों को छोड़ने पे तैयार। पुष्पेंद्र, एक हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन पर, महाराष्ट्र से आरिफ नसीम साहब, मंत्री भी हैं इस वक्त जो है सरकार में महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, साफ तौर पर कहा यह जा रहा था कि बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है उसका आप मुकाबला करेंगे, लेकिन अब यहां पर आपकी राहें अलग अलग हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की हमेशा से कोशिश रही है और महाराष्ट्र में पिछले 15 साल से हम लोग गठबंधन में काम करते थे एक साथ।
इस बार भी हम लोगों की पूरी कोशिश रही है, चाहे हमारे सेंट्रल के लीडरशिप हो या स्टेट की लीडरशिप हो, सबने मिलकर बहुत ही कोशिश की। आखिरी लम्हे तक कोशिश जारी रही कि एनसीपी के साथ गठबंधन हो। एनसीपी ने जो फार्मूला 2004 और 2009 में जिस फार्मूले के तहत चुनाव लड़े थे, उससे बहुत आगे बढ़कर उनका मुतालबा था और उस बुनियाद पर उन्होंने ये साथ आने के लिए मना किया है और इस तरह से बात हुई। तो क्या आप इस गठबंधन के टूटने के लिए सीधे सीधे एनसीपी को जिम्मेदार बता रहे? बिल्कुल एनसीपी जिम्मेदार है। कांग्रेस की कोशिश थी कि सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए सब सेकुलर पार्टियों को, ताकि कम्युनल फोर्सेस को मदद न मिले, वोटों का व सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, सबको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। ये कोशिश कांग्रेस ने की है अभी तक। तो सवाल आरिफ साहब, सवाल यही है कि आखिर वो जो सेकुलरिज्म का दावा था जो 1999 में जब चुनाव के बाद आप लोगों ने समझौता किया था, वो दावा यहां पर किस तरह से बिखर गया? ये तो आप उनसे जाके पूछिए। कांग्रेस तो हमेशा से कोशिश कर रही थी, कल तक आज तक बात कर रही थी, और हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, सारे लोगों की कोशिश रही कि ये गठबंधन हो, लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हो पाया। एक सवाल और जानना चाहेंगे कि आखिर इस बिखराव के लिए, इस गठबंधन के टूटने के लिए कहीं ना कहीं एनसीपी जो है कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। उसका साफ तौर पर यह कहना है कि जो बड़े दल हैं वो छोटे दलों को नजरअंदाज करते हैं। यही वजह है कि तमाम तरह की कोशिशें की गई, हर तरह से जो है समझाने की कोशिश की गई कि लोकसभा के चुनाव के नतीजों को देखा जाए। 4 सीटें एनसीपी ने जीती हैं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी और प्रदर्शन एनसीपी का बेहतर हुआ है। ऐसी स्थिति में उनकी पोजीशन यहां पर मजबूत बनती है। अगर सीटों को बढ़ाने की बात कही गई है तो उस पर कोई गलत नहीं था। इस पर क्या कहेंगे आप? एनसीपी अगर जीती है तो कांग्रेस के सपोर्ट के बदौलत, कांग्रेस का साथ देने की बदौलत जीती थी। एक बात। दूसरी बात, बावजूद इसके जो सीटें बढ़ाने की बात कर रहे थे, कांग्रेस के हमारे नेताओं ने उनको थोड़ी सीटें बढ़ा के देने की बात भी मान ली थी। बावजूद इसके जब वो पता नहीं उनके दिल में क्या है, आगे की राजनीति की लाइन क्या है, और उन्होंने आनाकानी की है अभी। ठीक है आरिफ साहब, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। बोलिए। आरिफ भाई, आपकी पार्टी इस मुल्क में सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी अलंबरदार रही है और सेकुलरिज्म के लिए आपने कई हुकूमतों को ठुकरा दिया है। क्या वजह है कि जिस सूबे के अंदर फिरका परस्त ताकतें आपके सर के ऊपर खड़ी हुई हों और बिल्कुल सत्ता के नजदीक नजर आ रही हों, ऐसे में आपकी सीटों की अना और सेकुलरिज्म के बीच में आपने सत्ता के पाने के लिए सीटों को चुना, सेकुलरिज्म को क्यों नहीं चुना? आपने कुर्बानी क्यों नहीं दी कुछ सीटों की जिसकी वजह से फिरका परस्त ताकतें सूबे से बाहर रहती? कुर्बानी देने की हद तक ही कुर्बानी दी जानी थी और उनको जो सीट बढ़ाने का मुतालबा था, कांग्रेस ने उसको बहुत आगे। आरिफ भाई मैं डिटेल नहीं जानना चाहता, ये जानना चाहता हूं कि सीटें आपके लिए ज्यादा जरूरी थी या धर्मनिरपेक्षता जरूरी थी? ये तो आप उनसे पूछिए जो नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बड़े अलंबरदार हैं भाई, आपने सेकुलरिज्म को चलाया है। हमारे लिए जितना जरूरी था, जितना हर मुमकिन जो कोशिश करनी चाहिए थी, हर सतह पर कोशिश। तो सेकुलरिज्म के लिए कुछ सीटें की कुर्बानी कर सकते थे भाई। आप ही के पास ये स्लोगन है, किसी और के पास नहीं है। आपको पता नहीं है कि क्या कुर्बानी करने को तैयार थे। बहुत सारी चीज नहीं, वो दुनिया को बताएं कि आप क्या कुर्बानी करने के लिए तैयार थे सीटों के लिए। आधे घंटे के बाद हमारे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सारी बात पेश हो पाएगी। लेकिन आरिफ साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या यह माना जाए कि जो अब मुकाबला चुके एनसीपी भी अलग हो गई है, कांग्रेस भी अलग उतरने का फैसला कर चुकी है और शिवसेना और बीजेपी भी अलग अलग है, क्या माना जाए कि जब 4 कोणीय मुकाबला होगा तो किसको कहां पर कितना फायदा, किसको कहां कितना नुकसान होगा? कुछ इसका आकलन किया है क्या? तो आरिफ नसीम साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो हमारे साथ जुड़े थे और यहां पर उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर कांग्रेस एनसीपी ने हाथ मिलाया था, लेकिन फिलहाल एनसीपी को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस बिखराव के, इस रास्ते के जुदा हो जाने के लिए। लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर नुकसान किसका क्या कुछ होगा।
हमारे साथ उपेंद्र जी हैं। उपेंद्र जी, आपने जो है तमाम मेहमानों को सुना, पुष्पेंद्र जी को भी सुना और साफ तौर पर जो है यहाँ पर आरिफ नसीम साहब को सुना। चारों पार्टियां इस वक्त अलग अलग पोजीशन में खड़ी हैं। क्या कुछ जो है स्थिति आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की? देखिए, पहली बार बहुत चुनावों के बाद 90 के बाद हमें लगता है कि पहली बार इतनी सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही होंगी। 1999 में 3 मुख्य पक्ष था, कांग्रेस लड़ रही थी, एनसीपी लड़ रही थी और शिवसेना बीजेपी का गठबंधन लड़ रहा था। और शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन था वो उस समय सत्ता में था। उस सत्ता विरोधी जो माहौल था उसका नुकसान हुआ और वहाँ एनसीपी कांग्रेस दोनों ने मिलकर के सरकार बना ली। अब ये पहला है कि 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, बल्कि राज ठाकरे की भी पार्टी होगी, वो भी कहीं कहीं पॉकेट में होगा, यानी पंचकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। लेकिन एक तो चीज़ तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के पास शिवसेना के साथ फिर हाथ मिलाने का विकल्प रहेगा और एनसीपी के साथ भी हाथ मिलाने का विकल्प रहेगा। यहाँ ये दरवाजा भी खोल रखा है इन्होंने। एनसीपी तो जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे इशूज पर अभी भी एक लेजिस्लेशन के लिए था तो एनसीपी ने कांग्रेस से हट करके सरकार का साथ दिया था। और शिवसेना भी, ऐसी बात नहीं कि शिवसेना बहुत लॉयल रही हो, चुनाव भले शिवसेना मिलकर लड़ती रही हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके आए जब उसने बीजेपी के खिलाफ काम किया। बहुत बार राष्ट्रपति के चुनाव के समय में उसने अपना अलग लाइन लिया और भी लेजिस्लेशन के मुद्दे पर भी बहुत बार अलग लाइन लिया। बहुत बार बीजेपी का जो ऑफिशियल लाइन है उसके खिलाफ नहीं, कुछ है तो संपादकीय लिखे उसके खिलाफ बोलते रहे। तो शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था एक सुविधा का गठबंधन था। विदर्भ राज्य के मामले पर भी दोनों की अलग अलग राय है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अलग विदर्भ राज्य बने और शिवसेना इसका विरोध करती है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ ये जो गठबंधन था वैचारिक नहीं था, वैचारिक का लंबा चढ़ा दिया गया था, लेकिन इसमें वैचारिकता के कारण नहीं था, ये सुविधा का था। ठीक है कि ये संजोग है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ मुद्दे हैं वो शिवसेना को ही पसंद थे, लेकिन वो पसंद होना सिर्फ संयोग है, न कि चूंकि पसंद थे इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। वो उसके लिए सुविधा का मामला था और भारतीय जनता पार्टी के लिए सुविधा का मामला था। लेकिन एक ये बात तय थी कि भारतीय जनता पार्टी अनिश्चित काल के लिए उसके साथ गठबंधन में नहीं डर सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा था कि अब बाल ठाकरे नहीं रहे और शिवसेना के जो शुरुआती नेतागण रहे हैं वो सब उससे या तो अलग हो चुके हैं या उनकी यानी वो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। अब राणे साहब थे शिवसेना में, नहीं जैसे डॉक्टर दीपिका ने कहा कि बहुत सारे फेसेस हैं शिवसेना की तरफ से, कहा कि हमारे शिवसेना के बारे में बोल रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो परसेप्शन है कि शिवसेना वो शिवसेना नहीं रही जो बाल ठाकरे के समय में थी। एक तो बाल ठाकरे की अपनी शख्सियत थी और उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए थे। राज ठाकरे थे, राज ठाकरे नंबर 2 थे और उनका ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी थी, वो भी एक बहुत बड़े स्तंभ थे। वो शिवसेना से अलग हो गए हैं। एक मनोहर जोशी थे, उनको भी दरकिनार कर दिया गया है, वो भी कहीं पिक्चर में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। राणे है जो कांग्रेस में आ गए हैं। एक और शुरुआती में जो नंबर 2 हुआ करते थे बाल ठाकरे का, वो छगन भुजबल। शिवसेना को बाल ठाकरे के साथ साथ छगन भुजबल की पार्टी के रूप में भी जाना जाता था। छगन भुजबल एनसीपी में है। तो जो ग्लैमर था भारतीय जनता पार्टी को, जो ग्लैमर लग रहा था शिवसेना में, उसे लगा कि अब ग्लैमर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव एक अच्छा मौका था कि अपने उससे इंडिपेंडेंट लाइन ले लो। तो हमें लगता है कि एक जो लंबा जो टसल चल रहा था सुविधा के लिए जो इकट्ठे थे, तब उनको लग गया कि अब ये इनको इतनी सीटें नहीं दी जा सकती। और उनके लिए, शिवसेना के लिए, खासकर उद्धव ठाकरे के लिए भी ये अंतिम मौका उनको लग रहा था। उनको लग रहा था कि अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि ये वो ऑरा इनके पास नहीं है जो बाल ठाकरे का ऑरा था। बाल ठाकरे तो बिना चुनाव लड़े हुए, बिना मुख्यमंत्री बने हुए मुख्यमंत्री को अपने कब्जे में रख सकते थे। लेकिन इनको लगा कि हमारी राजनीति तभी चलेगी जब हमारे हाथ में राज सत्ता हो। तो उनको मुख्यमंत्री बनना था। अब इन्हें ये भी पता है कि अगर कम सीटें बीजेपी से आई तो बीजेपी वाले तैयार नहीं होंगे इनको बनाने के लिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए थी। अभी लेटेस्ट जो आया कि 151 से 148 पर उतरे हैं वो। उन्होंने कहा कि जो 3 जो छोटी पार्टियों को जो हम 3 छोड़ेंगे वो हमारे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। मतलब है कि टेक्निकली शिवसेना के बनाना चाह रहे थे। मतलब कि 151 से का जो उनका था वो हटने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका 151 एकदम मस्ट, उसके नीचे हम तैयार हैं। पता नहीं ये
कोई किसी अंधविश्वास का शिकार भी हो सकता है। किसी ज्योतिषी ने कहा हुआ कि जी आपका शुभ नंबर इससे नीचे कम, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, एक दो सीटें छोड़ करके भी लोग बचा देते हैं। लेकिन हमको लगता है कि इनके पास एक अड़ियल रवैया यहाँ था इसमें शिवसेना चूंकि उनकी कमजोर स्थिति में वो है, बाल ठाकरे का साया उनके साथ नहीं है, राज ठाकरे उनके कंपटीटर खड़े हैं और राज ठाकरे का अपील है जो कम नहीं है उनसे। उद्धव ठाकरे इसलिए अपने आप को मजबूत बनाए हुए हैं, इसलिए उनके 18 बन गए क्योंकि बीजेपी उनके साथ है। अगर बीजेपी, आप गेस कीजिए कि अगर बीजेपी राज ठाकरे के साथ चले जाए तो फिर राज ठाकरे मजबूत हो जाएंगे। तो वो जो बैलेंस करने का, तो हमें लग रहा है कि जो विजडम उनके पास था बाल ठाकरे के पास, वो विजडम भी उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। और हमें लग रहा है कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उनका होगा। पिछले चुनाव में भी देखिए 169 सीट पर शिवसेना लड़ी थी, उनके 44 विधायक जीते। भारतीय जनता पार्टी के 119 उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनके 46 विधायक जीते। तो अभी विपक्ष का जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो स्ट्राइकिंग रेट यही नहीं, इसके पहले वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जीतती रही है। तो अभी जो जिन स्थितियों में, ठीक है पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं कि उनके प्रति एक सिंपैथी का भी होगा, भाव होगा, लेकिन और नेगेटिव पॉइंट भी बहुत है जो शिवसेना को कमजोर बनाती है। सबसे बड़ा तो है कि शिवसेना जिसको टिकट नहीं दे पाएंगे उनको राज ठाकरे कहेंगे कि आ जाओ हमारी पार्टी से टिकट ले लो। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी कि आप देखिएगा 2 दिन में 3 दिन में क्या क्या डेवलपमेंट्स वहाँ होते हैं। लेकिन अजय जी आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि हालांकि कांग्रेस उसकी शिवसेना की तरफ से भी एक रिएक्शन आया है सामने, और आदित्य ठाकरे जो हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है सामने, उसमें ये कहा गया है कि ये गठबंधन जो टूटा है ये काफी दुखद रहा है, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये कोई सियासी गठबंधन नहीं था बल्कि एक पारिवारिक गठबंधन था, और ऐसी स्थिति में इसका टूटना बहुत ज्यादा जो है दुखद है। लेकिन यहाँ पर आपसे एक चीज समझना चाहेंगे अजय जी के, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एक तरह से गठबंधन के टूटने के लिए जो शिवसेना की तरफ से जो जानकार हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जैसे लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद बीजेपी को जहां 23 सीटें मिली वहीं शिवसेना को 18 सीटें मिली। शिवसेना इस बात की आस लगाए बैठी थी कि मंत्रालय कई मिलेंगे, लेकिन सिर्फ अनंत गीते को दिया गया। इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि पहले ऐलान किया गया था उद्धव ठाकरे जो है शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, और कई वहां पर उस वक्त कई तरह का घटनाक्रम हुआ और बाद में जो है अनंत गीते वहां पर शपथ के लिए पहुंचे थे। तो एक तरह से रीजन ये भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है, तलखियां बहुत पहले से थी, आखिर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जहां शिवसेना बीजेपी डाल रहे हैं वहीं एनसीपी और कांग्रेस में भी चल रहा है। देखिए, शिवसेना और बीजेपी के बीच तलखियां पहले से तो थी ही। जब सत्ता से बाहर आप रहते हैं तो आपस में बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन जैसे ही सत्ता की आहट सुनाई पड़ी तभी 2012 में जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने लिखा था कि सुषमा जी बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगी, तो मोदी के मन में एक बहुत ही अच्छा भाव नहीं जगा, और अंत्येष्टि में भी वो नहीं गए थे बाला साहब ठाकरे के। तो उनके मन में एक उसी समय से एक था कि भाई ये हमारे हित की बात नहीं सोचते हैं। दूसरी बात ये थी कि जब 18 सांसद के साथ आप आए तो भी फार्मूले के हिसाब से केवल एक अनंत गीते साहब को पद दिया गया, और वो भी अगर हैवी इंडस्ट्रीज का अगर दिया जाता है तो वो हैवी इंडस्ट्रीज चूंकि शुरू से शिवसेना के ही कोटे का रहा था, जब एनडीए की सरकार थी तब भी, तो एक मंत्री देकर निपटा दिया गया, जबकि वो 2 राज्य मंत्री भी मांग रहे थे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि इस गठबंधन के टूटने की आशंका दोनों को थी, क्योंकि बार बार शिवसेना कह रही थी कि अंदर खाने बीजेपी एनसीपी के साथ भी बातचीत चला रही है। दूसरी बात बीजेपी की ये कह रही थी, जो शिवसेना पर आरोप था बीजेपी का, उनका ये कहना था कि ये ओवर एम्बिशियस और बहुत हठीला रुख इनका है और ये टस से मस नहीं हो रहे हैं, जबकि अब केंद्र में हम हैं और संभावना भी हमारी है सरकार बनाने की। ये कंफ्यूजन बना हुआ था। दूसरी दूसरी ओर जो हम गठबंधन देखते हैं कांग्रेस और एनसीपी के बीच में, एनसीपी साफ तौर पर यह मानती है कि अब उसके दिन है, और अब अगर उसने अपनी पार्टी का बचाव नहीं किया तो राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपी का खात्मा हो जाएगा। तो एनसीपी के पास बहुत कुछ
स्टेक पर है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ नहीं, लेकिन मिलकर आप इस afford बात नहीं से कर रहे हैं। सहमत हैं अजीत, आप इस बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय अगर स्तर पर देखा जाए एनसीपी की पोजीशन कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, वहीं शिवसेना को अगर हम देखें बीजेपी के मुकाबले स्थिति वहां पर जो है कुछ मजबूत सी दिखती है। देखिए मजबूत सी दिखती है, लेकिन आप देखिए जो नेता जो बीजेपी के बताए जा रहे हैं, बीजेपी के अभी हमारी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कम से कम 4 नाम बताए। शिवसेना की तरफ से जो भी हमारे दूसरे पैनलिस्ट, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उपेंद्र जी, उन्होंने कहा कि सारे जो शिवसेना के चेहरे थे, चाहे वो छगन भुजबल साहब हों, नारायण राणे हों, वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर गए हैं। अब इनके पास केवल एक ही चेहरा, यहां तक कि कोई स्टार प्रचारक तक नहीं है विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के अलावा। और उद्धव ठाकरे अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनका बेटा जा रहा है ओम माथुर जी से बात करने। ये कितनी बड़ी दिवालियापन की बात है कि आप एक अगर बात कर रहे हैं, शीट शेयरिंग फार्मूला तय कर रहे हैं जिसमें आपके पास कोई दूसरा कोई सेकेंड रंग लीडरशिप ही नहीं है या कोई ट्रस्टेड लीडरशिप ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा इरोजन होगा। लेकिन साथ साथ अगर फायदे की बात देखें तो अगर उद्धव ठाकरे चल निकले तो मराठा प्राइड के नाम पर भी अगर चल निकले तो ये एक शिवसेना का बहुत बड़ा एक रिसर्जेंस हो सकता है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिलीप के सिंह जुड़े हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो 2 बड़े गठबंधन हैं यानी शिवसेना बीजेपी, पहले अनाउंस करते हैं कि साहब हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, बाद में एनसीपी कांग्रेस की तरफ से अनाउंसमेंट होता है कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बहुकोणीय यहां पर मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है। किस तरह की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं? चूंकि इससे पहले जितने भी डिस्कशन हमने किए हैं, आपका साफ तौर पे यह कहना था कि गठबंधन बना रहेगा, लेकिन यहां पर टूटा है। वजह क्या देख रहे हैं आप? दिलीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? दिलीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। हम उनसे फिर से जो है जुड़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही है जिस तरह से दरार पड़ी है। चूंकि तमाम जानकार पहले ये कह रहे थे कि गठबंधन टूटना इस तरह से आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना की तरफ से खुल करके इस बात को कहा गया था कि गठबंधन टूटेगा नहीं। लेकिन अचानक वो कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि जिसकी वजह से जो है इस तरह के हालात पैदा हुए कि तमाम जो चारों बड़ी पार्टियां हैं इस वक्त वो फिलहाल अलग अलग रास्ता अपनाए हुए हैं, एकला चलो की राजनीति के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिलीप जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। दिलीप जी, क्या कहेंगे, तमाम जो चारों पार्टियां हैं एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना अलग अलग लड़ने की बात कर रही हैं और जो गठबंधन था वो फिलहाल टूट गया। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग पहले बातचीत कर रहे थे कि ये स्वाभाविक गठजोड़ है और ये गठजोड़ आगे चलेगा, लेकिन उसका जो आधार था वो हम ये देख रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टियों की, दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों की मजबूरी है कि दोनों वहां की क्षेत्रीय दलों को लेके आगे बढ़े। लेकिन क्षेत्रीय दलों में जो 2 कद्दावर नेता थे, खास करके शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद, और जिस तरह से लोकसभा में मोदी के नाम पे बीजेपी को समर्थन मिला, जनाधार बढ़ा, वोट प्रतिशत बढ़ा, उससे बीजेपी के लोगों में ये मुझे लगता था ये कहीं ना कहीं अंदर उनके मन में ये था कि अगर शिवसेना अब उनके शर्तों पे, या खास करके वो शर्तें जो दोनों को दोनों को बराबर के रूप में दोनों को सम्मान मिले, ये बात लेके पहले कह रहे थे। मुझे लगता है कि बीजेपी को ये लगता है बाला साहब ठाकरे वाला व्यक्तित्व जो अपने और मराठी मानुष को या उनको खींचता था, वो अब नहीं है। और अब वो नहीं है तो बीजेपी को अपने पैरों पर अगर खड़ा करना है लॉन्ग टर्म में, तो किस तरह से खड़ा किया जाए, बीजेपी को वहां पे बैसाखी के हटा के कैसे रखा जा सकता है। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से ये बयान लगातार आएंगे कि ये टूटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, अस्वाभाविक है, ये तमाम बयान आते रहेंगे। लेकिन असल में मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद जो असर था शिवसेना का, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं देख रही थी कि वो असर कम हुआ है, और अब मोदी के असर से बीजेपी और अपने बीजेपी संगठन अपने वहां बेहतर करना चाहती है। तो मुझे लगता है ये दोनों समय ऐसा था दोनों पार्टियों के लिए, और शिवसेना के लिए जरूरी था कि बाला साहब के जाने के बाद उनके विरासत को आगे बढ़ाए। तो वो भी अपने नंबर से कम नहीं आ रहे थे, अपने सीटों की संख्या से कम नहीं आ रहे थे,
और बीजेपी को भी लग रहा था कि यही समय है जब पार्टी को के जनाधार को बढ़ाया जा सकता है, पार्टी के अस्तित्व को बढ़ाया जा सकता है, पार्टी के जो अभी जो सेना के बैसाखी पे है उससे अलग होके हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो सवाल यह है कि आखिर जिस तरह से अलग अलग लड़ने का फैसला किया है, कहीं ना कहीं नफा और नुकसान भी यहाँ पर है इनका। के बाद जो उन्होंने अपना आकलन किया है उसके आधार पर दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी राह पकड़ ली है। लेकिन जो एनसीपी और कांग्रेस की जो बात है, दिलीप जी, साफ अब लगता है शरद पवार को कि अगर अब इस वक्त शिवसेना कमजोर पड़ी, शिवसेना के जगह पे अगर एनसीपी को मराठी मानुष के कुछ वोट मिल सकते हैं, उनके पार्टी का जनाधार बढ़ सकता है, और कांग्रेस के बैगेज को वो पहले से ही यूपीए का जिस तरह की उपयोग की हारी लोकसभा चुनाव में, और वो जो सीट उनको 2-4 सीटें जो ज्यादा मिली उनको भी लेके एनसीपी में एक दिलीप जी एक तरफ मंथन का दौर चला, जिसके वजह से एनसीपी भी इस गठबंधन से कहीं न कहीं पहले भी उनके नेता कह चुके थे इस बात को। लेकिन अब जब शिवसेना और बीजेपी अलग होगी तो इनके लिए चौतरफा जो जिस तरह की अब लड़ाई होगी जमीन पे, सियासी जमीन पे जो लड़ाई होगी वो 4 कोण वाले होंगे, 4 अलग अलग पार्टियां मैदान में होंगी छोटे छोटे दलों के साथ। उसमें राज ठाकरे कहाँ जाते हैं ये भी एक विषय है। और जिस तरह से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी के और नरेंद्र मोदी के साथ, दोनों के साथ जो राज ठाकरे के साथ जो तालमेल है, मुझे लगता है कि एक नए तालमेल जिसमें कि राज ठाकरे डिक्टेट नहीं कर पाएंगे बीजेपी को टर्म। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे दिलीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर चूंकि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटा है, केंद्र में दोनों ही पार्टियां इस वक्त सहयोगी हैं एक दूसरे की, और अनंत गीते एकमात्र मंत्री हैं शिवसेना की तरफ से, ऐसी स्थिति में केंद्र पर क्या असर पड़ेगा उसका? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो उनका जो अभी आंकड़ा है वो 282 स्पष्ट बहुमत उनके पास है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तत्कालिक रूप से केंद्र में जो शासन चल रहा है एनडीए का, अंतिम अगर शिवसेना उससे अलग हो तो अलग बात है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये पहल नहीं होगी कि शिवसेना से एनडीए को, यहाँ जो केंद्रीय स्तर पे एनडीए है उसको तोड़ के अलग वो यहाँ पे अलग हो, क्योंकि उसके सीधे 2 कारण जाएंगे। एक तो अगर अभी जो 330 का आंकड़ा है वो जो मोदी के पक्ष में है, मोदी सरकार के पक्ष में है, उसको अभी वो कमजोर नहीं करना चाहेंगे। साथ ही साथ ये भी संकेत नहीं देना चाहेंगे महाराष्ट्र के मतदाताओं को कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है जो जो अलग अलग हुए हैं, गठबंधन जो टूटा है उसके पीछे कभी भी बीजेपी जिम्मेदार नहीं। और बीजेपी लगातार ये प्रयास करती रही कि शिवसेना मुख्यमंत्री वाले मसले पे और सीटों पे मसले पे थोड़ा उसमें कहीं न कहीं एक सॉफ्ट हो, कहीं न कहीं उसमें एडजस्ट करें। तो मुझे लगता है कि अभी केंद्र के स्तर पे जो सरकार में एनडीए जो है वो शायद उसको कोई असर न हो, खासकर बीजेपी की तरफ से। लेकिन अगर शिवसेना को बीजेपी से लड़ना है महाराष्ट्र में, तो शिवसेना के नेतृत्व किस तरह का निर्णय करती है मुझे लगता है। और मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये जो इसका ऐलान हुआ है और आदित्य ठाकरे अभी तक और वहां से महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष, इन दोनों ने अभी ऐलान किया है। मुझे लगता है अभी भी बहुत सारे रूम है। जिस तरह से संघ ने दखल करके उनको एक राह दिखाने का प्रयास किया कि आप इस तरह से सोचें, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के हैं, क्या ये कोशिश फिर से करेंगे? अभी इस रास्ते को पूरी तरह से बंद बिल्कुल फिर से कोशिश होगी, कुछ रास्ते खुले हुए हैं। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि ब्रेक पे भी जाना है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बातचीत की। एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जो छोटी पार्टियों का रोल रहेगा, क्या कुछ रहेगा, क्या पोस्ट पोल अलायंस के भी यहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं, क्या कुछ तस्वीर होगी, एक ब्रेक के बाद उसे समझने की कोशिश करेंगे।
ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति को, क्योंकि दो जो बड़े गठबंधन हैं महाराष्ट्र में, एनसीपी और कांग्रेस, दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी, फिलहाल दोनों गठबंधन जो है फिर बिखर गए हैं, दोनों की राहें अलग अलग हो गई हैं, दोनों ही गठबंधनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में जो छोटी पार्टियां हैं उनका क्या कुछ रोल होगा, किस तरह का इक्वेशन बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, इस हिस्से में हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्री पोल अलायंस के भी यहाँ पर संभावनाएं नजर आ रही हैं, किस तरह से इसे जानकार देख रहे हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पुष्पेंद्र, आपकी तरफ आते हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर उसके आधार को देखा जाए, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनका भी एक जनाधार है। 2009 के अगर चुनाव को हम देखें वहां पर, तो सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि उनके भी काफ़ी जो है असर देखने को मिला है, चाहे शेतकारी कामगार संगठन हो जो कि राजू शेट्टी का है, या फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है जो अठावले की है, वो शिवसेना की तरफ जा रही है। बाकी तीन जो छोटी पार्टियां हैं वो बीजेपी के समर्थन की तरफ जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ जो है चुनाव टाई अप करके लड़ सकती है, एनसीपी अलग लड़ रही है। आखिर जो है ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेंकटेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे, तमाम जो दोनों जो बड़े गठबंधन हैं वो फिलहाल बिखर गए हैं, ऐसे में क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं, जो छोटी पार्टियां हैं उनका क्या कुछ रुख होगा, मन से किस तरह से खेल बिगाड़ सकता है, या फिर जो सपने इन दोनों गठबंधनों ने देखे थे उनकी क्या पोजीशन बनेगी? ऐसा है कि ये जो बीजेपी और शिवसेना जो 25 साल पहले एक हुए थे, वो हिंदुत्व के मुद्दे पे एक हुए थे जी, और अभी पावर के लिए इनके अंदर स्प्लिट हुआ है, इश्यूज पे नहीं हुआ है। तो हिंदुत्व महाराष्ट्र में वीकन हुआ है, नंबर 1 जी। नंबर 2, मन से वहाँ कुछ मेजर फोर्स नहीं है जी। अभी दोनों शिवसेना और बीजेपी में बहुत बिटर कैंपेन होगा। शिवसेना बोलेगी बीजेपी महाराष्ट्र के टुकड़े करना चाहती है, पृथक विदर्भ राज्य के मुद्दे पे, जिसको आरएसएस को सपोर्ट है। और ये एकदम ड्रामेटिक नहीं हुआ है, इसकी जानकारी बीजेपी को जिस दिन लोकसभा के नतीजे बाहर उस दिन से हुई थी कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में खेल बिगड़ जाएगा। बहाना है मुख्यमंत्री पद का, लेकिन दोनों के मन टूट गए थे। और पहला तो ये शिवसेना की बात नहीं है, बिहार में उनका गठबंधन टूटा है जेडीयू से, अभी शिवसेना है, और बीजेपी के अच्छे रिश्ते अकाली दल के साथ भी नहीं है पंजाब में। तो बीजेपी चाहती है कि पूरे नेशनल लेवल पे 100% भाजपा होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मैसेज उन्होंने रीजनल पार्टीज को दिया है, आपको आना है तो आइए, लेकिन हम अपने कंडीशन टर्म पे नहीं है, हम जो देंगे उसको ले लो। एक छोटा सवाल आपसे ये जानना, केसरी साहब, एक छोटा सवाल और आपसे समझना चाहेंगे, ये जो छोटी पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, वो कितना जो है इन चारों पार्टियों के लिए, चूंकि इस वक्त मुकाबला जो है बहुरुखीय दिखता हुआ नजर आ रहा है, बहुकोणीय दिख रहा है। ऐसा है जो बीजेपी के साथ में जो 3-4 पार्टियां रही, जो रामदास अठवले की आरपीआई है, शिव संग्राम है, उसके बाद में राष्ट्रीय जनसमाज पक्ष है महादेव जानकर का, और राजू शेट्टी का स्वाभिमानी शेतकरी संगठन है। ये जैसे पार्टियां, मोस्ट ऑफ द पार्टियां जो है बीजेपी के साथ में जाएगी, लेकिन जो गैर कांग्रेस की पार्टियां है उसके अंदर समाजवादी पार्टी, बाद में प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी, पीपल्स एंड वर्कर्स पार्टी, ये कहीं ना कहीं शरद पवार के खेमे में जा सकती है, या कांग्रेस अगर चाहती है तो उनको ले सकती है। तो ये मन से जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बीजेपी के साथ में जा सकती है, लेकिन बड़ा चंक जो हिंदुत्व का है वो बीजेपी के पास, शिवसेना के पास में रहेगा। उसके बाद में शिवसेना बीजेपी को अगर अटैक करना है तो महाराष्ट्र की तोड़ने की बात कर रही है, ये मुद्दा लेके वो बंबई और विदर्भ के बाहर माहौल बनाएगी। और ये सब फ्री फॉल, ऐसा है कि ये जैसा झारखंड में हुआ उस तरीके से महाराष्ट्र
उस लेवल पे जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेंकटेश जी, आपने हमसे बातचीत की, अपने व्यूज को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तरह विस्तार से बातचीत करने के लिए। बहुत चूंकि समय खत्म हो गया, पुष्पेंद्र और तमाम मेहमानों से हमारा ये निवेदन है कि बहुत कम शब्दों में आखिर ये समझना चाहेंगे कि अब क्या कुछ जो है इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या किसी तरह की संभावना यहाँ पर देख रहे हैं पोस्ट पोल अलायंस की भी? मुझे लगता है कि ये जो बात 1999 में कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा और उसके बाद फिर सरकार बनाई, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में जो बात वेंकटेश कह रहे हैं, मैं उससे कुछ हद तक इसलिए सहमत नहीं हूं कि बहुत बिटर कैंपेन होगी, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि दोनों के बीच में कोई बिटर कैंपेन नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर फ्रेंडली फाइट होगी इस चुनाव में। जो मेरी लाइन कहना चाहता हूं कि शिवसेना और एनसीपी के लिए उनके वजूद का सवाल है। अगर ये दोनों पार्टी इस बार सरवाइव नहीं कर पाई तो ये इनका वजूद खतर और खतरे में होने वाली बात है। जहां तक बीजेपी की बात आप कर रहे हैं, आपने बिहार में तोड़ा, आपने महाराष्ट्र में तोड़ा, आपने हरियाणा में तोड़ा, और आपकी हालत यह है कि अकाली दल जो आपका एक ट्रस्टेड था वो भी हरियाणा में आपके साथ नहीं, ओम प्रकाश चौटाला के साथ खुलेआम समर्थन कर रहा है उसको। तो आपके जितने भी छोटे दल हैं, आप उनको सिर्फ 282 की वजह से आंख दिखा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यों में हानिकारक होगा। अजीत जी, देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल कह गए नरसिम्हा राव जी। तो छोटे जो दल हैं वहां पे स्वाभिमानी शेतकारी संगठन, राष्ट्रीय समाज पार्टी, आरपीआई, शिव संग्राम, इन्होंने अपना अपना पक्ष साफ साफ कह दिया है। आरपीआई को छोड़कर बाकी बीजेपी के साथ, एक शिवसेना के साथ, तो ये क्लियर है। दूसरी ओर जो और अन्य छोटी पार्टियां हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान होगा, चाहे अबू आजमी साहब अगर साथ समाजवादी पार्टी के साथ और कोई चारा नहीं है तो वो कांग्रेस के साथ जाएगी। छोटी पार्टियों का अपना सर्टेन पॉकेट में अपना एक प्रभुत्व है और वो वही उसी लाइन पे काम करेंगे। जहां तक मनसे का सवाल है तो राज ठाकरे साहब पिछले चुनाव में जीते थे, 14-15 सीटें उनको हासिल हुई थी। इस बार भी कमोबेश वैसी स्थिति रहेगी, तो वो भी बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे। ठीक है उपेंद्र जी, अभी देखिए 27 तारीख लास्ट डेट है, तो इस बीच प्री पोल अलायंस की भी कोशिशें होगी। जो 4 पार्टियां जो थी शिवसेना बीजेपी के साथ, इसमें तो अभी आ रहा है कि अठावले जा रहे हैं शिवसेना के साथ, बाकी 3 पार्टियां जा रही हैं बीजेपी की तरफ। लेकिन अभी ये लोग एक दूसरे से भी बार्गेनिंग करेंगे। उसी तरह से कांग्रेस के साथ भी कुछ पार्टियां हैं जो जुड़ने की कोशिश करेगी, जो वेंकटेश कह रहे थे। हाँ, तो ये अभी चलेगा, परसों तक चलेगा, कल तो दिन भर चलेगा, परसों 10-11 बजे तक चलेगा। पर उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। एक तो हमें संभावना लग रही है कि राज ठाकरे की पार्टी के साथ भी बीजेपी की बातचीत शुरू हो गई होगी, या हो सकता है पहले ही से बातचीत हो रही होगी, क्योंकि राज ठाकरे को अपने साथ लेकर के बीजेपी और ज्यादा डैमेज कर सकती है शिवसेना को। ठीक है डॉक्टर दीपिका, किस तरह से देखें? जी हम कम शब्दों जी बिल्कुल बिल्कुल हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी ही बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र से जो नारा दिया था, आपको लगता है कि वो पूरा हो पाएगा? ये सपन अवश्य ही पूर्ण होगा। कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र होगा। जिस प्रकार की करप्शन किया और मिस गवर्नेंस की है महाराष्ट्र जो है, अब महाराष्ट्र के अच्छे दिन आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये क्लियर पहले क्यों नहीं कर दिया गया कि जो है गठबंधन फिर बेमाना है? नहीं, बात इसकी नहीं है अंजर साहब, राजनीति में गठबंधन हमेशा मदददायक ही होता है और हमने 20 दिन से किस प्रकार से कोशिश की है, परंतु अब क्योंकि शिवसेना की तरफ से ये टूटा है तो हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ, कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और सरकार अपनी बनाएगी और महाराष्ट्र के अच्छे दिन आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।